Kumar Vera. Welcome to my physics class. So perhaps this is the last class of electric potential chapter. Next class we will start electric capacitance. So last class हमने डिस्कशंस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. Today we will going to discuss about potential due to concentric cells और थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कशन, अच्छे न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कशन करेंगे जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम, सीएचएससी एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम हो या फिर कुछ क्या तुम्हारे जेई मेन नीट के लिए एग्जाम के लिए भी वहां पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे. वाह, तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं. आज का थोड़ा सा कंसेप्चुअल कुछ चीज दिखेंगे, न्यूमेरिकल भी हम तुम उसे बोल सकते हो. उसके बाद हम दिखेंगे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट पूरा चैप्टर के कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हम दिखेंगे. वाह, ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स. देखो क्या स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स, पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स. अच्छा, मैंने पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑन स्फीयर पढ़ाया था, आउटसाइड, इनसाइड, ऑन द सरफेस, ये सब पढ़ाया था मैंने. अब देखेंगे पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स. पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रिक सेल्स क्या होता है, मान के चलिए एक सेल था, ये एक सेल था जिसका रेडियस मान के चल ये वाला था मेरा सेल, इसका नाम ए दे दो भाई साहब, इस सेल का नाम दे दो ए, जिसमें चार्ज है Q1, जिसमें चार्ज है Q1, रेडियस है R1. उसके ऊपर कोई दूसरा सेल मैंने ले लिया, हुआ कि नहीं. अब ये वाला आ गया R2, सेल B, चार्ज Q2. ऐसा समझ में कि नहीं. कोई और एक बड़ा सा सेल उस तरफ आ गया, ऐसा समझ में कि नहीं, जिसका रेडियस आ गया R3, सेल का नाम हो गया C, चार्ज मेरा है Q3. आया सबको, चार्ज मेरा है Q3. आया, देखो अच्छी तरह से दिखो इसको. वाह, अरे हाँ कि नहीं, आया समझ में कि नहीं. और एक बार बोल रहा हूं, थोड़ा ये सर्कल को अच्छी तरह से करते हैं, थोड़ा ये सर्कल को अच्छी तरह से करते हैं. वाह कि नहीं, सर्कल मान लो यार, नहीं हो रहा है, सर्कल को ही मान लो, सर्कल को ही मान लो. दिखाई दे रहा है किस तरह दिखाई, देखते मैं थोड़ा आता हूं, नहीं दिखाई दे रहा है. अच्छा, बहुत गंदा हो गया सर्कल, यहाँ पे सर्कल बहुत ही गंदा हो गया. अब थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है. अच्छा ठीक है, मान के चलो कि 3 सर्कल मेरे पास है, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स है. पहले सेल ए का रेडियस है R1, जिसमें चार्ज है Q1, सरफेस के ऊपर चार्ज है Q1. उसके बाद स्फीयर है B, रेडियस है R2, जिसमें चार्ज है Q2. स्फीयर है C, जिसमें रेडियस हुआ R3, चार्ज है Q3. आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना, आ रहा है समझ में सबको. ठीक है, अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है. क्वेश्चन दिया गया है पोटेंशियल V at A के लिए निकालो, V B के लिए निकालो, V C के लिए निकालो. ये 3 क्वेश्चन है मेरे पास. क्वेश्चन की तरह ही हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन की तरह ही हम डिस्कशन करेंगे. VA निकालो, VB निकालो, VC निकालो. हुआ, देखो VA निकालो, VB निकालो, VC निकालो. VA क्या चीज होता है, VA क्या चीज होता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू ए. अब ए के लिए जो पोटेंशियल आएगा वो चार्ज Q1 के लिए भी आएगा, Q2 के लिए भी आएगा, Q3 के लिए भी आएगा. अरे हाँ कि नहीं, सोच जरा दिमाग से. पोटेंशियल ए के लिए, ए में जो चार्ज आएगा सेंटर पे, वो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 भी आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 भी आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q3 भी आएगा. अरे हाँ या ना.
potential at the center due to spherical cell A. Potential, ये सब conducting नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स है. पोटेंशियल एट वेरियस पॉइंट्स, मतलब पोटेंशियल कहां कहां पे आएगा मेरा, हाँ ए पॉइंट पे आएगा, बी पॉइंट पे आएगा, सी पॉइंट पे भी आएगा. हुआ समझ में? देख ए पॉइंट क्या है, मान के चलिए ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है. ए पॉइंट पे मुझे निकालना है. यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो चार्ज Q1 के लिए भी आएगा, चार्ज Q2 के लिए भी आएगा, चार्ज Q3 भी आएगा. अगर पोटेंशियल चार्ज Q1 के लिए आया, पोटेंशियल चार्ज Q1 के लिए भी आया, क्या मैं लिखूंगा, बीटा चार्ज बाई डिस्टेंस. यहां से कितना डिस्टेंस R1. आ रहा है समझ में कि नहीं? देखिए इधर, ये एक सेल है. सेल में पॉइंट ए इज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और ऑन द सेल्स. तब इसका जो आएगा क्या आएगा, बीटा Q1 बाई R1 आएगा. अगर ये पॉइंट सुन सुना, ए पॉइंट पे मुझे निकालना है. ए पॉइंट पे चार्ज Q2 कितना पोटेंशियल देगा, चार्ज Q2 के लिए चार्ज Q2 जो है स्फीयर में है, उसके लिए पॉइंट A1 इनसाइड द सेल है, इनसाइड द स्फीयर है. अरे हाँ या ना, इनसाइड द स्फीयर है कि नहीं? है. अगर वो है तो मुझे लिख सकता हूं बीटा Q2 बाई R2. सोच जरा होगा कि नहीं? इसके लिए Q1 के लिए स्फीयर ए में चार्ज ऑन द सरफेस है, मगर Q2 के लिए इनसाइड द सेल है. इनसाइड द सेल के लिए फॉर्मूला जो आएगा पोटेंशियल का, ऑन द सरफेस के लिए भी यही आएगा. मैंने बोला था कि नहीं बोला था? स्फीयर का जाके देखो, मैं बोल रहा हूं बार बार, स्फीयर का जो वीडियो है पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयरिकल सेल, जो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के लिए मैंने बनाया था सलेड हल्लू का, वो वाला जाके जरूर दिखो. वहां ये कंडक्टिंग वाला है, वहां तो बीटा Q2 बाई R2 बनेगा. अगर Q3 के लिए फिर भी पोटेंशियल जो पॉइंट ए है, फिर Q3 के लिए पॉइंट ए इनसाइड द सेल है, क्योंकि Q3 इज द पॉइंट ऑन द स्फीयर C एंड पॉइंट ए इज इनसाइड द स्फीयर C. तो इसके लिए क्या मुझे मिलेगा, बीटा Q3 बाई R3. यही वाला मेरा आएगा फॉर्मूला VA का, यही वाला मेरा फॉर्मूला आएगा VA का. आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? आ रहे हाँ या ना? हो गया ये वाला चीज? हो गया ज्ञान? आगे चलते हैं. VB आगे चलते हैं. VB में क्या होता है? मैं अगर VB में वही Q1 के लिए आएगा, Q2 के लिए आएगा, Q3 के लिए भी वही आएगा. सोच जरा, Q1 के लिए भी आएगा, Q2 के लिए भी आएगा, Q3 के लिए भी आएगा. मैं जब Q1 को कंसीडर करूं, चार्ज Q1 इनसाइड में जो यहाँ पे पोटेंशियल देगा, सोच जरा कैसे आएगा. ये इस तरह डायग्राम आएगा. ये मेरा B सरफेस है, यहाँ पे चार्ज Q1 है और इसका रेडियस है बनेगा R2. अब ये चार्ज Q1 इनसाइड द सेल है, तो क्या पोटेंशियल में लिख सकता हूं, बीटा Q1 बाई रेडियस R2 लिख सकता हूं क्या? इनसाइड के लिए जो पोटेंशियल आएगा, सरफेस के लिए भी वही पोटेंशियल आएगा. अरे हाँ या ना? बीटा Q1 बाई R2 होगा. मैं बार बार बोल रहा हूं, इनसाइड के लिए जो आएगा पोटेंशियल, ऑन द सरफेस के लिए भी वही पोटेंशियल आएगा. आया कि नहीं समझ में? तो बीटा Q1 बाई R2 प्लस यहां पे आएगा मेरा बीटा Q2 के लिए, Q2 चार्ज सरफेस में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं बीटा Q2 बाई R2? क्या मैं लिख सकता हूं बीटा Q2 बाई R2? अरे हाँ या ना? लिख सकता हूं क्या? मैं लिख सकता हूं. अब Q3 के लिए, Q3 के लिए जो चार्ज आएगा, कौन से सरफेस में आएगा? पॉइंट बी पे. अरे हाँ या ना? पॉइंट बी के लिए Q3 बाहर की तरफ है, पॉइंट Q3 के लिए Q3 पॉइंट बाहर की तरफ है. अरे हाँ या ना? मतलब बाहर की तरफ मतलब क्या है? ये कोई दूसरे सेल पे है C, चार्ज Q3 दूसरे सेल पे है और पॉइंट मेरा B यहाँ पे है. अगर पॉइंट B मेरा स्फीयर 3 के इनसाइड पॉइंट है, पॉइंट B is a inside point for the spherical cell C, तो मैं लिख सकता हूं बीटा
Q3 बाई बीटा Q3 बाई R3। आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना? क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं? आ रहे हाँ या ना? लिख सकता हूं मैं? ठीक है, ठीक है, अच्छे बात। सर आगे बढ़ो, सर आगे बढ़ो। VC पोटेंशियल 8 पॉइंट C, इसके लिए भी Q1 पोटेंशियल देगा, Q2 भी पोटेंशियल देगा, Q1 भी पोटेंशियल देगा, Q2 भी पोटेंशियल देगा। आ रहे हाँ या ना? नाउ Q1 is the inside point for the spherical cell C. Q1 is the inside point for the spherical cell C. तो मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं बीटा Q1 बाई R3? देखो ये पॉइंट किस तरह का है, ये Q3 पॉइंट है, यहां पे C पॉइंट है, मुझे C पे चार्ज चाहिए। अगर मेरा पॉइंट Q1 इधर है, पॉइंट Q1 इधर है, तो इसका ही स्फेरिकल सेल C का ही मैं रेडियस कंसीडर करूंगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, ये सारे चीज स्फेरिकल सेल इनसाइड का सारी चीज मैंने अपना वीडियो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल मैंने पढ़ाया है, जाके देखो, एक बार देख लो, डाउट क्लियर हो जाएगा। वाह, बीटा Q1 बाई R3। उसी तरह Q2 चार्ज भी कहीं यहीं पे कहीं है, Q2 चार्ज यहीं पे कहीं है, तो इसके लिए भी डिस्टेंस वही आएगा R3 वाला। तो बीटा Q2 बाई R3, और Q3 के लिए भी वही होगा, बीटा Q3 बाई R3। आया समझ में? दिखाई दे रहा है सबको? क्या सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। आया समझ में कि नहीं? ना इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़े। हो गया। ये सारे चीज कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, सारे चीज याद आना चाहिए। स्फेरिकल सेल का इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। मैं और एक क्वेश्चन कराऊंगा इसका, मैं और एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा। ये वाला हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पास करके लिख लो, डायग्राम बना लो। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला उसका आंसर है, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक दिमाग लगाओ, कौन सा पॉइंट किस स्फीयर का इनसाइड में, और कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन इसका आता है, एक 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। सोच जरा, ये एक स्फेरिकल सेल हो गया, ये एक स्फेरिकल सेल हो गया, ये एक स्फेरिकल सेल हो गया। वहां 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। ऑफ रेडी R, 2R एंड 3R। इसका रेडी R है, इसका रेडी 2R है, इसका रेडी 3R है। 3 concentric cells, 3 spherical cells A, B and C। इसका नाम मैं A दे रहा हूं, इसका नाम मैं B दे रहा हूं, इसका नाम मैं C दे रहा हूं। वहां of ready R, 2R and 3R, the cell B is earthed and A and C are given charges। अच्छा देखो, सेल B को मैंने अर्थिंग किया है, सेल B को मैंने अर्थिंग किया है, और A और C को मैंने चार्ज दिया है, चार्ज दिया है Q टू Q। A और C को मैंने चार्ज दिया है Q1 टू Q रेस्पेक्टिवली। फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सरफेसेस A, B एंड C। क्वेश्चन पूछा गया है मुझे, फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग on the surfaces A, B and C respectively। हाँ जी, नहीं करेंगे? ठीक है सर, करो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बच्चों देखो क्या होता है, जब ये तरह का क्वेश्चन देता है ना, पहले पकड़ो 2 स्पीयर को। पहले स्पीयर ए को देखो, स्पीयर ए को इनसाइड में कोई चार्ज नहीं आएगा, देयर इज नो चार्ज इनसाइड। इनसाइड में कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर इनसाइड में कोई चार्ज नहीं आएगा, जो चार्ज, अच्छा और एक बार क्वेश्चन में बोल देता हूं, और एक बार क्वेश्चन में, द डायग्राम शोज, क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख लो। द डायग्राम शोज 3 concentric cells A, B and C of radii R, 2R and 3R respectively। Sphere B is earthed and
charges small q and 2q, charges small q and 2q are given to the sphere A and C respectively, to the sphere A and C respectively. Find the charges appearing on the surfaces A, B and C respectively. ठीक है बच्चों, ट्राई कर लिए। अब देखते हैं हम उसका, फाइंड द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द सर्फेसेस ऑफ ए, बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इसको पहले सॉल्व करने से एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। क्या टेबल था, देखो तुम्हारे अच्छे के लिए मैं बना रहा हूं। ये वाला मान के चल कि सेल ए, इसका सेल बी, इसका सेल सी हुआ। अब क्या करते हैं, इसमें इनर सरफेस और ये वाला आउटर सरफेस, मतलब जो वैल्यू हमारा निकलेगा, जो वैल्यू हम निकलेंगे यहीं पे पुट करते हुए ये टेबल को कंप्लीट करना हमारा ये प्रॉब्लम यही है। वाह, आया समझ में कि नहीं? इसी को ही लिखना है बच्चों। देखो कितना अच्छा टेबल मैंने बना लिया हूं। अच्छा हो गया, ठीक है सर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो क्या करते हैं, पहले देखो क्या हुआ, सेल ए में चार्ज क्यू है। मुझे बताओ सेल ए के अंदर कुछ चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। अंदर कुछ चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। अगर अंदर कुछ चार्ज नहीं होगा तो टोटल चार्ज क्या आउटर सरफेस में आएगा सेल ए का? अंदर कुछ चार्ज नहीं है, ये हमने पढ़ा था, चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर चार्ज इज जीरो। तो चार्ज अंदर नहीं है का मतलब है चार्ज जो आएगा सेल ए का आउटर सरफेस में आएगा। अरे हाँ या ना? तो इनर सरफेस में स्फीयर ए का चार्ज कितना आया? जीरो। आउटर सरफेस में चार्ज आएगा क्यू, आउटर सरफेस में चार्ज आएगा क्यू। आया समझ में? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर स्फीयर बी के साथ मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, स्फीयर बी के साथ मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, तो क्या मेरा टोटल चार्ज जो है, हाँ गॉसियन सरफेस बनाया तो टोटल चार्ज मेरा कितना आएगा? स्फीयर बी को मैंने अर्थिंग कर दिया है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आएगा? स्फीयर बी में जीरो ही आएगा। टोटल स्फीयर बी का नेट चार्ज कितना आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। अर्थिंग मतलब दो तरह की चीजें आप लिख सकते हैं, एक पोटेंशियल वहां पे जीरो होगा, अर्थिंग हुआ है मतलब उसका पोटेंशियल मेरा कितना आएगा? जीरो आएगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज है वो इंड्यूस होके यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? माइनस क्यू। क्या मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू? अरे हाँ या ना? क्या मैं माइनस क्यू लिख सकता हूं? और यहाँ पे मैं लिख सकता हूं माइनस क्यू डैश। कोई भी चार्ज बन सकता है, कोई भी चार्ज वहां पे बन सकता है। क्या मैं लिख सकता हूं? स्फीयर बी में यहाँ पे क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू बनेगा। यहाँ पे कोई चार्ज क्यू डैश बना, मान लीजिए माइनस क्यू डैश बना, वही चार्ज का माइनस क्यू डैश बनेगा। दिखेगा क्यू डैश का वैल्यू क्या है वो भी हम लिखेंगे। तो स्फीयर बी का इनर सरफेस में चार्ज बना माइनस क्यू, सारे का आंसर मुझे स्मॉल क्यू में आना चाहिए। और आउटर सरफेस में मेरा चार्ज बना माइनस क्यू डैश, जो इसका आउटर में आएगा वो इसी का इनर में आएगा, वो वाला बनेगा माइनस क्यू डैश, वो वाला निकालेंगे हम। अब देखते हैं इसमें क्या चार्ज निकलता है। यहाँ पे क्या आया? माइनस क्यू डैश, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस क्यू डैश। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? अब यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे टोटल चार्ज है कितना? 2q है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? 2q है। तो नेट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सी क्या आएगा? 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू डैश, दैट इज इक्वल टू 2q प्लस क्यू डैश एट आउटर सरफेस ऑफ सी। आउटर सरफेस ऑफ सी में क्या आएगा? टोटल चार्ज 2q है, तो क्या आएगा? 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू डैश, 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू डैश। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस होके आएंगे। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे स्फीयर बी अर्थिंग है तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल टू जीरो। क्या मैं फॉर्मूला डालू पोटेंशियल ऑफ बी के लिए? क्या मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं? बीटा, पहले चार्ज क्यू के लिए निकालते हैं,
चार्ज क्यू कितना दूरी पे है, बी पॉइंट से, पोटेंशियल एट बी निकाल रहा हूं। चार्ज क्यू इज द इनसाइड पॉइंट, बीटा स्मॉल कैपिट स्मॉल चार्ज क्यू बाई 2r। अब माइनस क्यू के लिए लिखा हूं तो माइनस बीटा क्यू बाई 2r, माइनस क्यू डैश के लिए लिखा हूं तो माइनस बीटा क्यू डैश बाई 2r। ये क्यू डैश के लिए लिखा हूं तो लिख सकता हूं माइनस बीटा क्यू डैश बाई 3r प्लस बीटा क्या है ये वाला को लिखूंगा 2q प्लस क्यू डैश बाई 3r इक्वल टू 0। आया समझ में? पोटेंशियल एट बी में निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एट बी में निकाल रहा हूं। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में? आ रहे हाँ या ना इसी में किसी का डाउट है क्या? क्या समझ में आया सबको? आ रहे हाँ या ना? देखो क्या मैंने किया, पहले से बोल रहा हूं, चार्ज क्यू यहाँ पे था, सेल ए में चार्ज क्यू था, तो इसका इनर सरफेस में चार्ज इनसाइड द बॉडी क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 आया मतलब है टोटल चार्ज सेल में 0 आया। तो इनर सरफेस में कितना आया, 0। आउटर सरफेस में ए का क्यू। आया समझ में? अब यही वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने मटेरियल सी पे चूज किया, तो गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना आएगा, 0 ही आएगा। गॉसियन सरफेस में क्या आएगा, चार्ज 0 ही आएगा। तो यहाँ पे जो क्यू था वही वाला चार्ज यहाँ पे इनर सरफेस, स्फीयर बी का इनर सरफेस में क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आएगा। टोटल चार्ज 0 क्यू माइनस क्यू 0 आएगा। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे क्या आएगा आउटर में, ओ सॉरी प्लस क्यू डैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लस क्यू डैश आ जाएगा। यहाँ पे क्यू माइनस क्यू था, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई चार्ज क्यू डैश है, कोई चार्ज क्यू डैश है आउटर सरफेस में। तो यहाँ पे क्यू डैश हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस क्यू डैश हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q प्लस क्यू डैश। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q प्लस क्यू डैश। एक्चुअली में क्या है 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू डैश, 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज कितना है स्फीयर बी में, 2q है। टोटल चार्ज कितना है, 2q है, हाँ कि नहीं? तो आउटर सरफेस में तो 2q प्लस सॉरी आउटर सरफेस में स्फीयर में कितना है, 2q है चार्ज, बोथ आउटर प्लस इनर से। तो 2q माइनस ऑफ माइनस क्यू डैश क्या आ जाएगा, आउटर सरफेस में चार्ज आ जाएगा 2q प्लस क्यू डैश। ऐसा समझ में कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? अब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एट बी इक्वल टू 0 है, मतलब बीटा क्यू बाई 2r। ये क्यू के लिए ये 2r आएगा, माइनस क्यू के लिए 2r आएगा, क्यू डैश, हाँ यहाँ पे गलती किया है। अच्छा ये वाला हो गया बीटा क्यू डैश बाई 2r। उसके बाद माइनस क्यू डैश के लिए ये 3r आ जाएगा, माइनस बीटा क्यू डैश बाई 3r प्लस 2q प्लस क्यू डैश बाई 3r। इसे सॉल्व करोगे, इसे तुमको सॉल्व करके देखो क्या निकालना है, क्यू डैश का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। क्यू डैश का वैल्यू निकालो, सब में आ जाएगा। क्यू डैश का वैल्यू निकालो, सब में आ जाएंगे। 2q प्लस क्यू डैश निकल जाएंगे। देखो q माइनस क्यू पता है, क्यू डैश आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, माइनस क्यू डैश आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। अरे हाँ या ना? और 2q प्लस क्यू डैश आएगा, 2q प्लस क्यू डैश आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आके डाल दोगे, हो जाएगा। अरे हुआ कि नहीं, निकल आएगा। अरे हाँ या ना? आंसर्स क्या आएंगे तुम्हारा, क्यू डैश इक्वल टू -4/3 क्यू, यही आना चाहिए। क्यू डैश इक्वल टू -4/3 2q, और ये वाला आंसर आएगा 2q/3। क्या आएगा, 2q सॉरी माइनस 2q/3, 2q माइनस q/3 आया। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आया समझ में? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं? सॉरी प्लस में आएगा, आंसर प्लस में आएगा 2q/3 आया। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलो, डाउट है तो कमेंट्स में पूछो, डाउट है तो कमेंट्स पे पूछो। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसका जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट था ये तो क्लियर हो गया है। अब कुछ नया चीज दिखते हैं, क्या दिखेंगे? कोई क्वेश्चन एक आया था, कोई क्वेश्चन एक आया था, क्वेश्चन मेरा था किस तरह का ना, एक हीलियम न्यूक्लियस था, कहां गया मेरा, एक हीलियम न्यूक्लियस था। वाह, हीलियम न्यूक्लियस कुछ इस तरह के होते हैं, एंड इट इज ट्रैवलिंग
with a speed of 7 into 10 to the power 6 meter per second towards a gold nucleus, towards a gold nucleus। आया समझ में? किस तरह भाग रहा था? towards a गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ भाग रहा था। आया समझ में कि नहीं? पूछा है consider only the electrostatic repulsion between them and find the closest distance of approach, find the closest distance of approach। क्वेश्चंस क्या था मैं और एक बार बोल रहा हूं तुमको। ए हीलियम न्यूक्लियस, क्वेश्चन ये था, ए हीलियम न्यूक्लियस ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 7 into 10 to the power 6 meter per second strikes a gold 79 AU 197 film by considering only the electrostatic repulsion। What is the closest possible distance of approach? What is the closest possible distance of approach between the helium and gold nucleus? What is the closest distance of approach between the helium and gold nucleus? आया समझ में कि नहीं? दो मिनट स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या करते हैं। क्या होता है जब ये कोई 2 हीलियम 4 हीलियम का न्यूक्लियस था, ये इधर चल रहा था, अब ये वाला था गोल्ड न्यूक्लियस 79 AU 187। अरे हाँ या नहीं? हाँ या ना? तो ये जब इधर चल रहा था, क्या हुआ, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज से हम इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो कुछ ही देर जाते ये यहां से टर्न करना शुरू किया, ये यहां से टर्न करना शुरू किया, रिपल्सन हो रहा है, टर्न करना शुरू किया। तो ये वाला चीज जो है, यही वाला हमको निकालना है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, हाँ कि नहीं? तो जो काइनेटिक एनर्जी जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा था, वही काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में आ गया। तो मैं लिख सकता हूं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हाफ मास किसका, ना हीलियम का, क्योंकि हीलियम ही मूव कर रहा था, हीलियम का मास डालना, V तुमको गिवन है, वही वाला V यहां पे डालना। पोटेंशियल एनर्जी बीटा 79E, इसका चार्ज कितना है, 79 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन गोल्ड का, हीलियम का 2 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाई क्लोजेस्ट डिस्टेंस आर नॉट। अब तुमको बीटा का वैल्यू पता है 79E2E हाफ पता है, हीलियम पता है, अब आर नॉट निकाल सकते हो क्या तुम आर नॉट निकाल सकते हो? यही वाला क्वेश्चन मुझे दिया गया था और कुछ नहीं। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मास ऑफ हीलियम। अरे हाँ या ना? निकाल सकते हो, ये वाला चीज निकाल सकते हो, अरे हाँ या ना? निकाल सकते हो तुम। हो गया ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी, अरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ो सर। मिटाने जा रहा हूं, स्क्रीन को पास करके लिख लो। क्लोजेस्ट डिस्टेंस का अप्रोच का यही वाला फॉर्मूला है। जब ये पास आ रहा था, रिपल्सन हुआ तो बैक करना शुरू किया, तो इसका किस वेलोसिटी से किस एनर्जी के साथ जा रहा था, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे इसको क्या दिया है, ठीक, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया, तो यहाँ पे हमने V2 ये वाला हो गया, ठीक है। आगे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कहां से, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन if it passes through a potential difference of 9.1 volt। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। इफ इट passes through a potential difference of 9.1 volt। आया समझ में? ये वाला V इस तरह का है। If it passes through a potential difference of 9.1 volt। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे दिया गया है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज का इलेक्ट्रॉन
मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे दिया गया है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मुझे दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा समझ में कि नहीं? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 9.1 वोल्ट। यही वाला दिया गया है। सोच जरा क्या होगा। पहले क्या था, चार्ज मेरा कुछ पोटेंशियल एनर्जी के साथ था, उस पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए वो आगे की तरफ चला, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हुए आगे की तरफ चला। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर। एक्चुअली में क्या होता है, यही वाला लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक वर्क डन इक्वल टू q इंटू वी। अरे हाँ या ना। अब ये जो भी है मैं तुमको बोला था इस तरह का लिख लेना, क्योंकि पोटेंशियल भी है वेलोसिटी भी है। तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्यू भी बन गया, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू क्यू भी बन गया। मुझे यही v स्क्वायर चाहिए, मैं v स्क्वायर इक्वल टू 2 लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। चार्ज q का वैल्यू मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, तो q इक्वल टू मैं इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं। अब 2 इंटू ईवी बाई एम में लिख सकता हूं v का वैल्यू 2 ईवी बाई एम का रूट। हाँ कि नहीं? तुमको 2 पता है, e का वैल्यू यही है, v का वैल्यू ये है, m का वैल्यू यही है। v निकाल सकते हो कि नहीं? मैं एक बार फॉर्मूला बोला था तुमको, बोला था कि नहीं बोला था मेरा याद नहीं है, थोड़ा देख लो। अगर नहीं बोला था तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना। अगर कहीं पे स्पीड देके पोटेंशियल पूछा गया है या पोटेंशियल देके स्पीड पूछा गया है, यही वाला कॉन्सेप्ट डालना वहां पे। और एक बात याद रखो, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कभी कभी तुम्हारे एग्जाम के 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में सीएचएसई हो या सीबीएसई हो, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ जाता है। यही वाला डायरेक्ट लिखना। 2 क्यूबी बाई एम आता है या 2 ईवी बाई। अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला आएगा 2 ईवी बाई एम। चार्ज पार्टिकल होगा तो ये वाला आएगा 2 क्यूबी बाई एम। आया समझ में? अरे हाँ या ना? आया समझ में कि नहीं? अच्छा 2 क्यूबी बाई एम का रूट, 2 क्यूबी बाई एम का रूट आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। आंसर हो जाएगा ना? सोच रहा हूं हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन में करा रहा हूं, मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम पे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, मिटा दें, आगे चलते हैं। डिफरेंट बुक से कर रहा हूं मैं, केपी बुक्स भी कर रहा हूं, थोड़े थोड़े क्वेश्चन वहां से भी, मतलब जिसका आंसर है बारीक सा, 10 सा, समाचार, बीडीएस में कभी कभी बोलते हैं, कल्याणी पब्लिशर्स भी बोलते हैं। कुछ मैं दिनेश के बुक से भी कर रहा हूँ, कुछ संगेश से भी कर रहा हूँ, कुछ मैं क्या एसएल अरोड़ा से भी कर रहा हूँ, डीसी पांडे से भी कुछ कर रहा हूँ। तो डिफरेंट बुक्स में कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल है तुम कोई एक भी बुक लो, मगर उससे कंप्लीटली करो। मैं डिफरेंट का तरीका बता रहा हूँ, कौन से न्यूमेरिकल हो सकते हैं इस चैप्टर्स के। अगर तुमको कोई न्यूमेरिकल कहीं दिखते हैं, कोई नया बुक है तुम्हारे पास या कोई छूट गया है मुझसे, मैंने छोड़ दिया है उसको, तो वो वाला तुम कमेंट्स पे लिखो, मैं तुम्हारे आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। अगर कोई तुमको नया न्यूमेरिकल मिलता है तो जितना हो सकता है मेरे से उतना। मैं सारे चीज तो वीडियो के अंदर डालना पॉसिबल नहीं होता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई नया चीज, जितने डिफरेंट टाइप्स का न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूँ। वहां पे अगर कुछ पे कहीं पे नहीं हो रहा है, तुमसे कोई नया न्यूमेरिकल तुमको मिल रहा है, तो तुम कमेंट्स पे लिखो, मैं वो सॉल्व करने के लिए कोशिश करूंगा। वही तुमको सर्कुलर रिंग का पोटेंशियल पढ़ाया था, अरे हाँ या ना? सर्कुलर रिंग का पढ़ाया था यार, जाके देखो वीडियो, शायद वो पोटेंशियल वीडियो 2 या 3 होगा। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सरी क्या थिन रिंग, सर्कुलर रिंग, यही वाला था शायद। अब देखो, अगर मेरा कोई सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया, मुझे पूछा गया है कोई सेमी सर्कुलर रिंग दिया गया है और मुझे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल, क्या मुझे पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फाइंड द पोटेंशियल at the center of the ring, find the potential at the center of the ring। चार्ज Q सब यहां पे है, पॉजिटिव चार्ज Q है, रिंग का रेडियस मुझे दिया गया है R। अब मुझे पूछा गया है पोटेंशियल निकालो।
2 लाइन में सॉल्व करूंगा, 2 लाइन में सॉल्व करूंगा। चाहे तो तुम उसको 2 मार्क क्वेश्चंस की तरह सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो उसको एंट्रेंस के लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्या तुमको याद है मैंने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ द रिंग तो सेमी सर्कुलर है, दिखाई दे रहा है सबको। अच्छा, ये वाला सेमी सर्कुलर है, ये वाला सेमी सर्कुलर है। क्या तुमको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग मैंने पढ़ाया था। इस तरह का क्या कोई फॉर्मूला आया था, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अरे आया था कि नहीं, अरे आया था कि नहीं, आया था। जाके देखो, वही वाला मैं बोल रहा हूं, मेरा पिछला वीडियो जाके देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग, या सर्कुलर रिंग के लिखो, वहां पे सेमी सर्कुलर रिंग, क्वाड्रिलेटरल रिंग सब मिल जाएगा। देखो इक्वल टू क्या आया था, मैंने पढ़ाया था। देखो इस तरह का क्या था, नीचे आएगा तो इधर डायरेक्शन लगा लेना, माइनस एक क्या, इधर आएगा तो डायरेक्शन लगा लेना। क्या मैंने बोला था, चारों तरफ जिस डायरेक्शन को फेस होगा वहीं से डायरेक्शन लगाना। इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वेक्टोरिकली करेंगे तो ये नीचे की तरफ है, तो नीचे माइनस जे क्या पाएगा। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कैसे किया था, यहां से कोई पॉइंट लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाला था। अरे हाँ या ना, इस तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकाला था मैं। अरे हाँ या ना, यहाँ पे कोई थीटा था, इधर कोई कंपोनेंट ई कॉस थीटा ले रहा था, इधर कोई डी साइन थीटा ले रहा था, फिर यहां से लेके यहां तक चल रहा था डी कॉस थीटा डी साइन, इस तरह किया था। अरे हाँ या ना, किया था कि नहीं किया था रे बच्चों, किया था। ठीक है, अब उसका वीडियो जाके देखो, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ई का मैग्नीट्यूड क्या बना मेरा, लैम्बडा इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। वी का फॉर्मूला क्या मैं लिख सकता हूँ, ई डॉट डी आर का क्लोज इंटीग्रेशन इस तरह लिख सकता हूँ। अरे हाँ या ना, ई का वैल्यू लैम्बडा बाई जो है, ई का वैल्यू जो है बाहर आ गया। ये जो डी आर है, सोच जरा, ये डी आर का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए पाई आर। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए मैं पाई आर लिख सकता हूँ। हमको पता है पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ई इंटू पाई आर। क्या मैं लिख सकता हूँ, तो ई का वैल्यू मुझे मिल गया लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई आर। लैम्बडा क्या है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ, यूनिट लेंथ, चार्ज बाई यूनिट लेंथ। क्या ये तुमको पता है, क्या ये तुमको पता है, चार्ज बाई यूनिट लेंथ होता है। अब यहाँ पे पाई आर कैंसल आउट हुआ तो लैम्बडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लैम्बडा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, अरे हाँ या ना, हो सकता है सेमी सर्कुलर रिंग के लिए पोटेंशियल यही मिलेगा। ऑल्दो इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, so it has no direction. Although it is a vector, not a vector quantity, as it is a scalar quantity, so it has no directions. मगर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकालेंगे तो डायरेक्शंस देना मैंडेटरी है। माइनस आई कैप दो, जे कैप दो, जिस डायरेक्शन पे होगा उस तरह का डायरेक्शन दो। ये मैंने वीडियो में किया हूं और एक बार नहीं कराऊंगा, जाके तुम पिछला वीडियो देखो। v इक्वल टू ई इंटू पाई आर, ई का वैल्यू है लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई आर लैम्बडा बाई 2 एप्सिलॉन। ये मैंने कहां पे कराया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो में। आया समझ में, अरे हाँ या ना, आया समझ में, ये वाला चीज लैम्बडा बाई 2 एप्सिलॉन आ गया सबको समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मुझे पूछा कि एक क्वार्टर रिंग के लिए निकालो, क्वार्टर रिंग के लिए, ठीक है, मैं मिटाता हूं ये वाला। क्वेश्चंस क्या पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा मुझे कि ए क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस आर इज हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। ए क्वार्टर रिंग ऑफ radius r having uniform linear charge density lambda. Find the potential at the center of the ring. Find the potential at the center of the
रिंग। आया समझ में कि नहीं? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। है समझ में? पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, पोटेंशियल सेंटर ऑफ द रिंग के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट डालो। पहले ई नॉट, यहां पे ई नॉट निकालो। ई नॉट मेरा क्या आया था? क्या तुमको याद है? तुम्हारा ई नॉट यहां पे कुछ इस तरह का वैल्यू आया था, लैम्बडा √2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या तुमको ये याद है? याद नहीं है तो फिर जाके मैं बोल रहा हूं, वही वाला वीडियो फिर से देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग, मैं यहाँ पे सर्कुलर के लिए निकाला था, सेमी सर्कुलर के लिए, क्वार्टर के लिए मैंने निकाला था। यहाँ पे v इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा? E इंटू यहाँ का डिस्टेंस, डिस्टेंस एक सेमी सर्कुलर का, सॉरी क्वार्टर रिंग का डिस्टेंस क्या है? पाई आर बाई 2, हाँ कि नहीं? पाई आर बाई 2। तो क्या मैं लिख सकता हूं? E इक्वल टू लैम्बडा इंटू √2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू पाई आर बाई 2। क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ जरूर लिख सकते हैं सर आप। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, लैम्बडा इंटू आर बाई 4, √2 से √2 कैंसल हो गया, 4 √2 एप्सिलॉन नॉट, आर से आर कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, लैम्बडा बाई 4 √2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, यहाँ पे लैम्बडा बाई 4 √2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। लैम्बडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाई लेंथ। हो गया, ये वाला चीज हो गया। ये वाला एक दूसरा तरीका था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट का है न्यूमेरिकल। क्या दिया गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस तरह का है, कोई चार्ज मेरा P से Q इस तरह चल रहा है। यहां से P है, यहां से Q है, यहां से मेरा R है, ये वाला डिस्टेंस मेरा R है, ये वाला मेरा पॉइंट R है। ए चार्ज इज मूविंग, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E अलोंग द पाथ PQR। ये वाला एंगल उसका 45 डिग्री दिया गया है, ये वाला डिस्टेंस उसका R दिया गया है। What will be the potential difference between P and R? क्वेश्चन इस तरह का है, what will be the potential difference between P and R? What will be the potential difference between P and R? कैसे करेंगे? देखो कैसे करते हैं। मुझे P से R तक मुझे मिला है, मतलब हुआ मैं R क्यूब P का अनुपात होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R, इसका मतलब हुआ मुझे E डॉट dl अप्लाई करना है। कहां से कहां तक? R से P तक। P से लेके मैं आते जाऊं तो R फाइनल पॉइंट है, P मेरा इनिशियल पॉइंट है। आया कि नहीं समझ में? तो नेगेटिव हुआ, इसका नेगेटिव हो रहा है, तो इस तरह मैं अप्लाई करूंगा माइनस ऑफ E डॉट dl। तो क्या मैं एक लिमिट बना सकता हूं R से Q, नेगेटिव ऑफ E डॉट dl माइनस ऑफ E डॉट dl Q से P, Q से P। है समझ में कि नहीं? Q से P। अब देख, यहां से R से Q जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मेरा जाने का डायरेक्शन इधर है, ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो क्या बनेगा मेरा? E dl cos 90। कहां से कहां तक? R से Q तक नेगेटिव, माइनस ऑफ Q से P इधर आ रहा है, तो ये एंगल क्या बनेगा मेरा? 45 बनेगा। ये 90 हुआ, तो ये वाला मेरा 45 बना। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं E dl cos 45 Q से P लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर। ये वाला 0 मिल गया मुझे, माइनस ऑफ E बाहर आ गया, cos 45 का वैल्यू 1/√2। क्या मैं dl का इंटीग्रेशन को लेंथ ऑफ QP लिख सकता हूं? क्या मैं dl का इंटीग्रेशन को लेंथ ऑफ QP लिख सकता हूं? यही इस तरह डायरेक्शन से आ रहा है। छोटा सा लेंथ लेंगे तो dl बोलेंगे, बड़ा सा लेंगे तो QP बोलेंगे। और QP का लेंथ क्या है? अब यहां पे मैं कर रहा हूं
यहां पे मैं कर रहा हूं, v का वैल्यूज क्या मिलेगा, 0 मिल गया, माइनस e/√2, e/√2। QP का लेंथ क्या मिलेगा, QP का लेंथ मुझे मिलेगा r/sin45, r है हाँ या ना, यही वाला तो मुझे मिलेगा ना। यहाँ का लेंथ कितना होगा, ये r हुआ तो ये 45, तो ये r/sin45 मुझे मिलेगा, माइनस e/√2, r sin45 का वैल्यू 1/√2, √2 कैंसल आउट, v इक्वल टू क्या मुझे मिला, माइनस ऑफ e। आया समझ में, v इक्वल टू क्या मुझे मिला, माइनस ऑफ e। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, आया समझ में, v इक्वल टू माइनस e। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। मैं मिटाने जा रहा हूं, मिटाने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, इसी कॉन्सेप्ट का, वही dv इक्वल टू ई डॉट dr का कॉन्सेप्ट का दिया गया है। क्या दिया गया है, a uniform electric field of 400 volt is directed at 45 degree above the x-axis। अच्छा, कोई x-axis इस तरह का है, ये वाला y-axis है, आया कि नहीं समझ में। मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 400 वोल्ट ना, कितना, सॉरी 400 वोल्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 400 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मुझे दिया गया है 400 वोल्ट पर मीटर, वैल्यू मेरा इस तरह का जा रहा है, इस तरह का मेरा जा रहा है। 400 वोल्ट पर मीटर इज डायरेक्टेड एट 45 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस, ये मेरा 45 डिग्री है above the x axis as shown in the figure। Find the potential difference between A and B, between A and B। कोई मेरा पॉइंट इधर A है, कोई मेरा पॉइंट इधर B है, इसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA माइनस VB हुआ, और इसका कोऑर्डिनेट मुझे दिया गया है, VA का कोऑर्डिनेट 0 A का कोऑर्डिनेट 0 B का कोऑर्डिनेट 30 मुझे दिया गया है, B का कोऑर्डिनेट 30 मुझे दिया गया है, वाह। और मुझे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस A एंड B। और एक बार क्वेश्चन में बोल लेता हूं, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 400 वोल्ट पर मीटर इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री अबव द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। A का कोऑर्डिनेट 0 B का कोऑर्डिनेट 30। कैसे करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर E को मैंने वेक्टोरिकली लिखूं, तो E को अगर मैं वेक्टोरिकली लिखूं तो मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, 400 cos 45 i कैप प्लस 400 sin 45 j कैप, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका वैल्यू यही है। अगर इसको मैं लिखूं तो 400 cos 45 आई क्या, 400 sin 45 जे क्या, कोई किसी को भी लिख सकता हूं। अब dr का वैल्यू मैं क्या लिखूं, dr का वैल्यू मैं लिख सकता हूं dx का आई क्या प्लस dy का जे क्या, हाँ कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं। अगर dx का आई क्या प्लस dy का जे क्या लिखूं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ये x1 है, ये वाला x2 है, ये वाला y1 है, ये वाला y2 है, अरे हाँ या ना, ये वाला x2 है, ये वाला x2 है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में, ये भी मेरा x कोऑर्डिनेट सेंटीमीटर में। आया कि नहीं समझ में। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, क्या मैं इस तरह का लिख सकता हूं। अगर जब dx का लिखूं, सोच जरा dx का लिखूं तो क्या मैं ये माइनस ये कर सकता हूं, या फिर ये माइनस ये कर सकता, कोई भी एक को माइनस कर ले। तू x2 माइनस x1 कर या x1 माइनस x2 कर, तेरा एक ही आंसर आएगा, तो जो भी करेगा उसी रेस्पेक्ट से करेगा। तो मैं dx का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूं, x1 माइनस x2 का आई क्या प्लस y1 माइनस y2 का जे क्या। वेक्टोरिकली मैं क्या लिख सकता हूं, वेक्टोरिकली क्या मैं 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरह का लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो सर। x1 के जगह 3, x2 के जगह 0, y1 के जगह 0, y2 के जगह 2, 0 माइनस 2 जे क्या मैं लिख सकता हूं 3i क्या माइनस 2 जे क्या। यही मेरा डियर वेक्टर, यही मेरा डियर वेक्टर, मगर ये सेंटीमीटर में है तो इसमें 10 टू दी पावर -2 करके मैं इसको मीटर लिख सकता हूं। ऐसा समझ में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मेरा मीटर है और ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा सेंटीमीटर में है, तो इसको मुझे मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यही वाला चीज एक इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे गलत कर लेते हैं।
वही रख लेते हैं। जैसे इनको ये वाला मीटर में दिया गया है, बच्चे ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया गया है, तो उसको तुमको मीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या अभी तुम पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इसका मतलब है dV माइनस ऑफ E डॉट, क्या माइनस ऑफ E डॉट dr निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। VA माइनस VB मतलब VAB इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr निकाल सकते हो। अरे हाँ या नाम, E का वैल्यू दिया गया है 400 cos 45 i कैप प्लस 400 sin 45 j कैप डॉट विथ dr का वैल्यू दिया गया है 3i कैप माइनस 2j कैप। क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 400 cos 45 इंटू 3, आई कैप को आई कैप कंपोनेंट के साथ, जे कैप को जे कैप कंपोनेंट के साथ। आ रहे हाँ या ना? तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं आंसर लिख लेता हूं बच्चों, 400 cos 45, 400 इंटू 1/√2 इंटू 3 माइनस ऑफ 400 sin 45, 400 sin 45 1/√2 इंटू 2। आया समझ में कि नहीं? यही वाला आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? क्या मुझे यही वाला आंसर मिलेगा? आंसर आएगा 400, अच्छा 10 टू दी पावर माइनस 2, यहां पे कोई 10 टू दी पावर माइनस 2 भी है। 400, अच्छा सब में 10 टू दी पावर माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, 4/√2 वोल्ट। यही वाला मेरा आंसर आएगा, 4/√2 वोल्ट। आया समझ में सबको? आया समझ में सबको? ना इसमें किसी का दिक्कत है, 4/√2 वोल्ट आएगा। आया सब में? सब सॉल्व कर लो, सब खुद सॉल्व करोगे, यही वाला कैलकुलेशंस में रिजल्ट आएगा। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट को चलते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्यूब ऑफ साइड बी। एक क्यूब है, सोच ले ये एक क्यूब है। देख मैं कर रहा हूं, ये मेरा क्यूब है। अब क्यूब का साइड क्या है? बी है। क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। इसके वर्टिसेस में क्या है? चार्ज मेरा क्यू है। वाह, फाइंड द पोटेंशियल at the center of the, find the potential at the center of the cube, find the potential at the center of the cube। सेंटर मान चलिए ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा पॉइंट O है, ये मेरा A B C D E F G H J। वाह, I मैंने छोड़ दिया है। पोटेंशियल एट द सेंटर निकालो, पोटेंशियल एट द सेंटर निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो, पोटेंशियल एट सेंटर निकालो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेंटर निकालने का तरीका है तो कोई भी एक डायगोनल, देखो ये हर पॉइंट का, हर वर्टिसेस से सेंटर तक डिस्टेंस सेम होगा। सेंटर तक डिस्टेंस क्या होगा? सेम ही होगा। देखिए, सेंटर तक डिस्टेंस मेरा सेम होगा। ये डिस्टेंस होगा, ये वाला वही वाला। सेंटर से हर वर्टिसेस का डिस्टेंस सेम होगा। तो कोई भी दो वर्टिसेस को, डायगोनल के वर्टिसेस को, मेरा लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या आएगा? पहले निकाल लो, लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आएगा ना? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, आंसर आएगा √3b। ये वाला कोई भी लेंथ, क्यूब का कोई भी डायगोनल का लेंथ आएगा √3b। साइड जैसे b है तो कोई भी लेंथ आएगा b, हाँ कि नहीं? सॉरी, कोई भी डायगोनल का लेंथ आएगा √3b। आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? आया समझ में? ठीक है, तो √3b आ गया, √3b आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। √3b जैसे आया, √3b जैसे आया। अब जैसे मैं कोई भी एक चार्ज है, यहां पे कोई चार्ज है Q, तो पोटेंशियल एट सेंटर ड्यू टू चार्ज एट ए, पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज एट ए। क्या मैं निकालू? बीटा क्यू बाई ओ ए, बीटा क्यू बाई ओ ए, मैं यही तो निकालूंगा। बीटा क्यू, ओ ए का लेंथ क्या होगा? ओ ए का लेंथ क्या होगा? मान के चल कि ये मेरा
AC है, लेंथ ऑफ डायगोनल मेरा AC है। OA का वैल्यूज क्या होगा, AC/2 होगा, AC/2 होगा। तो बीटा का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू, AC का वैल्यू है √3b/2, √3b/2। क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ये वाला मेरा एक ही का आंसर आ गया। मैं लिख सकता हूं 2q/4πε0 √3b। कितना वर्टिसेस है मेरा, कितना वर्टिसेस, एक क्यूब का कितना वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस है। कितना वर्टिसेस है, 8 वर्टिसेस है। तो टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर इक्वल टू 8 इंटू वी में लिख सकता हूं, 8 इंटू 2q/4πε0 √3b। आया समझ में कि नहीं, 8 इंटू 2q/4πε0 इंटू √3b। आया समझ में। तो ये वाला क्या हो सकता है, यहां पे 2 यहां तक आ गया, 8 इंटू 2 16, 16/4 4। क्या आंसर इस तरह का आता है, 4q/√3πε0b। क्या मेरा आंसर इस तरह का आता है, 4q/√3, 4q/, देखो 8 इंटू 2 16, 16/4 क्या हो जाएगा, ऊपर में 4 आएगा, 4q/√3πε0b। यही वाला शायद मेरा v आएगा, यही वाला शायद मेरा v आएगा। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में, अरे आया समझ में, आया समझ में ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। रेगुलर हेक्सागन है, इस तरह का कोई रेगुलर हेक्सागन है। A regular hexagon of side 10 cm has a charge of 10 microcoulomb। साइड इसका क्या है, 10 सेंटीमीटर है। चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। आया समझ में कि नहीं, पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन। वाह, ये मेरा सेंटर है, O A B C D E F। कैसे निकालेंगे, कोई एक का निकालो 6 मल्टीप्लाई कर लो, कोई एक का निकालो 6 मल्टीप्लाई कर लो। V टोटल इंटू 8 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू ए, 8 नहीं 6 होगा, 6 होगा, सॉरी 6 इंटू 1/4πε0 चार्ज 10 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस मेरा बनेगा OA। OA का डिस्टेंस क्या बनेगा, दिख इधर, ये वाला एंगल क्या 60 बनेगा, ये वाला एंगल 60 बनेगा। तो अगर ये मेरा 10 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। आया कि नहीं समझ में। 6 इंटू 1/4πε0 10 इंटू 10⁻⁻6 बाई 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻², 10 इंटू 10⁻²। क्या मेरा यही बनेगा, क्या मेरा यही बनेगा, क्या मेरा यही बनेगा, जरूर सर यही बनेगा तुम्हारा। आया समझ में कि नहीं, क्या मेरा यही बनेगा, हाँ सर आपका यही बनेगा, अरे हाँ या ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पल्स करके लिख लो। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि एक ओयार था, एक ओयार इज बेंट इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ए ओयार ये मेरा था, अब इसको मैंने 10 सेंटीमीटर का रेडियस से सर्कल बना लिया। ए ओयार इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। It is given a charge of 200 microcoulomb. It is given a charge of 200 microcoulomb which spreads in the volume. Calculate the electric potential at the center of the circle. Calculate the potential at the center of the circle. At the center of the circle. आसान सा क्वेश्चन है, वही वाला V इक्वल टू निकालो, डायरेक्ट फॉर्मूला डालो यहाँ पे। V सेंटर में फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4πε0 Q बाई रेडियस।
Q का वैल्यू 200 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, रेडियस का वैल्यू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। आया समझ में? आया समझ में? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक स्फीयर इस तरह का दिया गया है जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर। कोई दूसरा स्फीयर थोड़ा सा बड़ा वाला दिया गया है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। हुआ? Two spheres of radii 1 centimeter and 2 centimeter have been charged with इसको मैंने दिया है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, और इसको मैंने दिया गया है 0.1.5 इंटू माइनस 8। अच्छा ठीक है, 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम, और इसको दिया हूं 0.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 कूलम। वाह! Two spheres of radii 1 centimeter and 2 centimeter have been given a charge of 1.5 into 10 to the power minus 8 coulomb and 0.3 into 10 to the power minus 7 coulombs respectively. If they are connected by a fine wire, if they are connected by a fine wire, will there be any charge flow? Will there be any charge flow? एक्सप्लेन। इफ यस एक्सप्लेन, इफ नो फिर भी एक्सप्लेन। एक बता दूं मैं तुमको, चार्ज कब फ्लो होगा दो स्फीयर में, दो बॉडी में चार्ज कब फ्लो होगा? जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस पूछाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ देन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ देन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो मुझे क्या करना है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मान के चल कि ये मेरा ए, ये मेरा स्फीयर बी, VA माइनस VB अगर मुझे निकालना है, अगर VA माइनस VB मेरा 0 हो गया, VA माइनस VB मेरा 0 हो गया, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कुछ हुआ देन फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम देखेंगे कहां से कहां तक चार्ज जाता है। अब देखो, पहले मुझको VA निकालना है। क्या निकालू? बीटा Q बाई R1, ये तो वाला है ना, चार्ज 1 से इतना है, रेडियस इतना है, तो बीटा Q1 बाई R1। बीटा Q1 का वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। बीटा का वैल्यू डाल दो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, रेडियस है 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। खुद निकालो वैल्यूज क्या है, खुद निकालो वैल्यूज क्या है। BB बीटा Q2 बाई R2 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q2 का वैल्यू है 0.3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। वाह! कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या आता है। 9 से 8 गया 1, 1 से ऊपर गया 2 इंटू 10, 9 इंटू 1.5 13.5। क्या मुझे यही मिलेगा? क्या मुझे यही मिलेगा? 11 9 to 11 11 माइनस 8 3, सॉरी 10 टू दी पावर 3 मिल रहा है मुझे यहाँ पे। 13.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 मुझे मिलेगा। 13.3.5 इंटू 3 वोल्ट। यहाँ क्या मिलेगा? 9 से 7 गया 2 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4 9/2 इंटू 0.3, ये मुझे मिलेगा 27/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। तो ये भी मुझे वही मिल रहा है 13.5 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। खुद कैलकुलेट करो मिल जाएगा, खुद कैलकुलेट करो मिल जाएगा। तो यहाँ पे VA इक्वल टू क्या बन गया मेरा? VA इक्वल टू क्या मुझे मिल गया? VB। सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। वाह! सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ चार्ज। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। इसी वाला कॉन्सेप्ट का कोई दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं। वह लास्ट न्यूमेरिकल होगा आज का क्लास का और ये चैप्टर का। टू स्फीयर्स A एंड B ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये वाला कोई स्फीयर था, 4 सेंटीमीटर रेडियस था। कोई दूसरा स्फीयर था जिसका रेडियस था 6 सेंटीमीटर। टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस, टू स्फीयर्स A एंड B of radius 4 centimeter and 6 centimeter are given charges of 80 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम। इसमें मुझे 80 माइक्रोकूलम दिया हूं, इसको मुझे 40 माइक्रोकूलम दिया हूं रेस्पेक्टिवली। One, if they are connected by a fine wire, if they are connected from a fine wire, they are connected from a fine wire, then the amount of charge flowing from one to another, then find the amount of charge, then find the
find the amount of charge flowing from one to other। वह दो चीज तुमको यहां पे फाइंड आउट करना है। दो चीज, कहां से कहां तक चार्ज फ्लो होता है और कितने फ्लो होता है, अमाउंट भी निकालना है और कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। अच्छा मान के चल कि ये वाला स्फीयर है, ये स्फीयर बी है, ए से बी तक जा रहा है या बी से ए तक जा रहा है और कितना अमाउंट का जा रहा है, ए से बी तक जा रहा है या बी से ए तक जा रहा है और कितना अमाउंट का जा रहा है, यही वाला मुझको दिखना है। आया समझ में कि नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले हमको क्या दिखना है कि दोनों के बीच के कहीं पोटेंशियल तो सेम ना है। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो इतने सारे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, चार्ज तो नहीं फ्लो होगा, जो हम पहले क्वेश्चन से दिखे। तो पहले क्या करते हैं, VA निकालते हैं, फिर VB निकालते हैं। VA निकालते हैं पहले, तो उसके बाद VB निकालते हैं। VA निकालूं तो बीटा चार्ज बाई डिस्टेंस, यही वाला आएगा। बीटा 9 इंटू 10⁹ Q1, 80 इंटू 10⁻⁻6, डिस्टेंस 4 इंटू 10⁻²। आया कि नहीं समझ में? सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, मेरा ये आएगा 18 इंटू 10⁻6 आ रहा है क्या? थोड़ा देखो तो, क्या मेरा यही आ रहा है क्या? 9 + 1 10 - 6 4, ये ऊपर गया 2 10⁻6, 9 × 8 72/480। ठीक है, 18 इंटू 10⁻6 आ रहा है मेरा। अब मैं VB कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या मेरा फॉर्मूला आएगा, बीटा Q2/R2। 9 इंटू 10⁹ Q2 का वैल्यू है 40 इंटू 10⁻⁻6, R2 का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻²। आया समझ में? 9 + 1 10 - 6 4 + 2 6, क्या मेरा यही आ रहा है 9 इंटू 4 36/6 6, 9 इंटू 4 36/6 6, क्या मेरा यही आएगा, क्या मेरा यही आएगा क्या? थोड़ा अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लो, क्या मेरा ठीक ठाक है? तो ठीक है, तो यहाँ पे VA माइनस VB 18 से छा गया 12 इंटू 10⁻6 वोल्ट, यही मेरा आ रहा है, वही मेरा आ रहा है। आया समझ में? VA माइनस VB क्या हो गया, 12 इंटू 10⁻6 वोल्ट। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? यही वाला मेरा आ रहा है VA माइनस VB। अगर VA माइनस VB वहां पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेरा आ गया तो देयर मस्ट बी ए फ्लो ऑफ चार्ज, देन देयर मस्ट बी ए चार्ज ऑफ फ्लो, हाँ कि नहीं? मान के चल कि यहां से मुझे यहां तक प्लस Q चार्ज जा रहा है, क्या जा रहा है, प्लस Q चार्ज जा रहा है। आया समझ में? क्या मेरा जा रहा है, प्लस Q चार्ज जा रहा है। अगर मेरा प्लस Q चार्ज वहां से वहां तक गया, सोच लेना, प्लस Q चार्ज वहां से वहां तक गया तो अच्छा ये रहा मेरा 80 माइनस Q कूलम हो जाएगा, Q माइक्रो कूलम हो जाएगा। यहां पे मेरा 40 प्लस Q माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा, Q कूलम ऐसे गया तो अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, सोच जरा तू, क्या मेरा यही वाला होगा, क्या मेरा यही वाला होगा कि नहीं? यहां से यहां तक चार्ज जाएगा क्योंकि ये VA ज्यादा पोटेंशियल में है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर गया, इसमें मतलब प्लस Q चार्ज मैंने ट्रांसफर किया। प्लस Q चार्ज ट्रांसफर होगा तो जो चार्ज यहाँ पे होगा यहाँ से प्लस Q घटेगा, डिक्रीज होगा, तो 80 माइनस Q होगा और यहाँ पे 40 प्लस Q होगा, यहाँ पे 40 प्लस Q होगा। आया समझ में कि नहीं? तो क्या मैं लिख सकता हूं जब ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये मेरा जो A था, ये मेरा जो B था, रेडियस मेरा 6 सेंटीमीटर था, यहाँ पे रेडियस मेरा 4 सेंटीमीटर था। तो आफ्टर ट्रांसफर क्या मैं लिख सकता हूं VA इक्वल टू VB बनेगा? क्या मैं लिख सकता हूं VA इक्वल टू VB बनेगा? अरे हाँ कि नहीं? कब तक फ्लो होंगे? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। कब तक फ्लो होंगे? जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो VA इक्वल टू VB बना चार्ज Q ट्रांसफर हो जाने के बाद। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे बीटा चार्ज 80 माइनस Q इंटू 10⁻⁻6 बाई रेडियस 4 इंटू 10⁻²।
बीटा यहां पे 40 प्लस क्यू 10 का पावर -2 6 इंटू 10 टू दी पावर -2। आया कि नहीं समझ में? बीटा बीटा कैंसल्ड आउट, 10 टू दी पावर -6 10 टू दी पावर -6 कैंसल्ड आउट, 10 टू दी पावर -2 कैंसल्ड आउट। खुद इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? क्या खुद इसको सॉल्व कर सकते हो? क्या खुद इसको सॉल्व कर सकते हो? चार्ज मेरा क्या आएगा? शायद मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके निकाला था 32 10 टू दी पावर -6 ये, सॉरी 10 टू दी पावर -6 ये, क्या मेरा 32 माइक्रोकूलम आएगा? सोच जरा, शायद मुझे मेरा यही आ रहा है आंसर। शायद खुद सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व किया था तो मेरा 32 माइक्रोकूलम आया। खुद सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, खुद ये कैलकुलेट करोगे, क्या मेरा 32 माइक्रोकूलम आ रहा है? मुझे तो लग रहा है सर आ रहा है बच्चों, शायद 32 माइक्रोकूलम आएगा। कहां से कहां तक ना, ए से बी तक। आंसर मेरा आएगा 32 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू बी, यही वाला ट्रांसफर होगा। देखो बीटा से बीटा कैंसल्ड आउट हो गया, 10 टू दी पावर -6 10 टू दी पावर -6 कैंसल, 10 टू दी पावर -2 आंसर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 को 80 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 को यहां से मल्टीप्लाई कर लो, खुद के खुद आ जाएगा। वाह, स्पेस होता तो मैं कर लेता, करूंगा। ठीक है बच्चों, कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। 6 से 80 मल्टीप्लाई हुआ, 480 प्लस 6 क्यू दैट इज इक्वल टू 4, यहां से 4 इंटू 4 160 प्लस 4 क्यू। आया समझ में? अच्छा यहाँ पे माइनस है, -6 क्यू। वाह, 6 प्लस 4 10 क्यू, 480 माइनस 160 0 2 3 1 से 3। आया समझ में? तो 10 से 10 कैंसिल, क्यू इक्वल टू 32 बना। क्यू का हमने माइक्रोकूलम से ट्रांसफर किया था, वाह, इसीलिए तो यहाँ पे माइक्रोकूलम आया था। क्यू माइक्रोकूलम ट्रांसफर किया, तो क्या आएगा मेरा 32 माइक्रोकूलम। आया समझ में? कोई डाउट है? बहुत लंबा क्लास हो गया आज। वाह, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, काफी एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं, तुमको हेल्प होगा। वाह, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर के साथ मिलते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स पे लिखो, सर मेरा ये डाउट्स है, सर ये मेरा डाउट्स है, इस तरह का लिखो, पूरा स्पेसिफाई करो डाउट्स को। देखता हूं मैं कैसे तुम्हारे साथ कनेक्ट हो सकता हूं। वाह, ठीक है, अगर हुआ तो मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर लिंक पे दे दूंगा, वाह, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे तुमको। वाह, आराम से तुम कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं तुमको हेल्प करने के लिए आऊंगा। वाह, ठीक है, काफी बार कॉल में रिसीव नहीं करता, माफ करना बच्चों, व्हाट्सएप करो, मैं मैसेज देख लूंगा, वाह, समय टाइम निकाल के मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम कहीं पे भी कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट हुआ तो पूछो मुझे कमेंट्स पे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया चैप्टर के साथ, कैपेसिटेंस के साथ। वाह, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू।